अस्सलाम वालेकुम। इस स्टफ के एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं और जमन मालिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को बनिस्बत दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के आसानी से वीज़ा मिल सकता है। अगर आपके पास पाकिस्तान या इंडियन पासपोर्ट हो तो इस पर आप कैसे आसानी से वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और उन कंट्रीज़ का मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूँगा और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा कि किस तरह आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो टिप्स आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो ये आपके वीज़ा अप्रूवल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंट्री पे बात करते हैं कि वो कौन सी कंट्री है यूरोप में जो आपको आसानी के साथ वीज़ा दे सकते हैं। उसमें है नंबर 1 पे, टॉप पे जो है स्पेन आ रहा है। आजकल पाकिस्तानी पासपोर्ट पे स्पेन के वीज़े धड़ाधड़ लग रहे हैं और बहुत आसानी के साथ पाकिस्तानियों को जो है ना वहाँ के वीज़े मिल रहे हैं। तो आसानी का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप कोई भी पासपोर्ट उठा ले और यूरोप या शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई करें। आसानी का मतलब ये है कि अगर आपके रिक्वायरमेंट सारे पूरे हों, आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हों, तो आपको इन कंट्रीज़ के वीज़े लग सकते हैं बनिस्बत जो हार्ड कंट्रीज़ है। जैसे आप जर्मनी में अप्लाई करते हैं तो या यूके में अप्लाई करते हैं तो बनिस्बत इन कंट्रीज़ के, तो उसमें सबसे पहली जो कंट्री आती है वो है स्पेन, जो पाकिस्तानी और इंडियन पासपोर्ट पे आजकल बहुत ज़्यादा वीज़े दे रहे हैं। तो आप स्पेन में भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेन पे एक वीडियो मैंने बनाई भी है कि किस तरह पाकिस्तान से स्पेन के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया स्पेन। दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप नीदरलैंड अप्लाई करें। नीदरलैंड आजकल पाकिस्तानीज़ को बहुत ज़्यादा वीज़े दे रहे हैं और अभी कोविड के बाद ये भी उन कंट्रीज़ में है जो अभी अभी उन्होंने अपने वीज़ा सर्विसेज ओपन किए हैं। तो आप नीदरलैंड में भी अप्लाई कर सकते हैं एज ए टूरिस्ट, क्योंकि नीदरलैंड भी टूरिज़म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तीसरे नंबर पे मैं बात करूँगा कि अगर आप शेंजन या यूरोप जाने का इरादा रखते हैं तो आप माल्टा में अप्लाई कर सकते हैं एज ए टूरिस्ट। माल्टा भी एक वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यूरोप में, और इन सारी कंट्रीज़ का जो मैं बात कर रहा हूँ इनमें से किसी भी कंट्री का आपको वीज़ा मिल जाए तो आप बाकी कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक कंट्री है जो मुश्किल से वीज़ा देते हैं या इस जो लिस्ट में बता रहा हूँ इनमें से नहीं है, तो आप इन कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री का वीज़ा लेके वहाँ पर जा सकते हैं आराम से। तो मैं माल्टा की बात कर रहा था, तो माल्टा में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा जज़ीरा है जिसकी तकरीबन 316 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, बहुत छोटी है, लेकिन ये शेंजन में है। आपको इन माल्टा का वीज़ा मिल जाता है तो आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में घूम फिर सकते हैं। माल्टा के बाद मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप फ़्रांस से अप्लाई करें। तो चौथे नंबर पे ये हो गया फ़्रांस। फ़्रांस में भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं और कोविड के बाद फ़्रांस ओपन हो गया है, और तो आप वहाँ पे अपने टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप इटली में अप्लाई करें। इटली भी आजकल वीज़े दे रहे हैं। डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंटेशन पे कि आपने अपना फ़ाइल किस तरह प्रिपेयर किया है। तो पाँचवें नंबर पे इटली हो गया। तो ये सारे 5 कंट्रीज़ मैंने आप लोगों को सजेस्ट किए। अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो इनमें से किसी भी कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं टिप्स पे आता हूँ कि वो कौन से टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। सबसे पहला टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा कि अगर आप शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है पहला वो है कंट्री सिलेक्शन। तो कंट्री सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे और अच्छी कंट्री सेलेक्ट करेंगे जिसका वीज़ा रेशो अच्छा हो तो आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। तो कंट्री सिलेक्शन जिस तरह मैंने बताया पहले कि आप इन 4-5 कंट्रीज़ में से एक कंट्री को सेलेक्ट कर लें, तो ये कंट्री सिलेक्शन हो गया। दूसरा, उसके बाद जो आप लोगों को मैं टिप दूंगा वो ये है कि आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए एक कवर लेटर लिखते हैं। तो कवर लेटर में आप लोग जो ट्रैवल प्लान देते हैं और जो नंबर आप डेज़ होते हैं जो आप स्टे करते हैं वहाँ पे, तो वो 7 दिन से लेके 15 या 14 दिन तक मैक्सिमम कर लें। इससे ज़्यादा आप अप्लाई ना करें, तो ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा अगर आप फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं। तीसरा टिप मैं इस वीज़ा के लिए आप लोगों को ये दूंगा कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो आप सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई करें। मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए आप अप्लाई बिल्कुल ना करें। सिंगल एंट्री फ़र्स्ट टाइम आप अप्लाई करें, दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो आप
मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप ज़्यादा दिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं शेंजन वीज़ा के हवाले से आप लोगों को के साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब आप अप्लाई करते हैं इस वीज़ा के लिए तो अपने डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आपका जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट होता है, उसमें जो बैलेंस होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को बेसिकली आइडिया हो जाता है कि आपका कितना ख़र्चा होगा, जिसमें आपका टिकट होता है, डे टू डे ट्रैवल होता है वहाँ पे, और इसके अलावा आपके जो होटल होते हैं, आपका जो होटल होता है उसका ख़र्चा। तो ये सारे ख़र्चे जो है ना आप लोगों ने एक एस्टीमेट लगाना होता है। तो उस एस्टीमेट पे आप लोग जो है ना उसी बेस पे आप अपने बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आप इटली या माल्टा में अप्लाई करते हैं और आपकी इस ट्रिप का जो 10 दिन का ट्रिप है उसका टोटल ख़र्चा आपका आता है 2000 यूरो। तो 2000 यूरो का जो अमाउंट है वो सिर्फ 2000 यूरो आपके बैंक अकाउंट में नहीं होना चाहिए, उसका दुगना या 3 गुना बैलेंस आपके अकाउंट में एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ना आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। इसके अलावा जब आप अपना ट्रैवल प्लान वीज़ा ऑफिसर को देते हैं तो ट्रैवल प्लान में आपने 10 दिन का दिया या 14 दिन का दिया, तो उसमें कोशिश करें कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उसमें से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है ना शामिल ना करें कि मैं इस कंट्री को भी विज़िट करूँगा, इसको भी करूँगा, इसको भी करूँगा। कोशिश करें कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं तो उसी कंट्री का जो ट्रैवल प्लान है वो दे दे, उसी में जो जगह हैं उसकी जो एटनरी है वो आप लोग अपने लिए बनाएं। इंटरनेट से मालूमात आप ले सकते हैं कि उसमें जो सिटीज़ है उसको आप विज़िट करेंगे, और अगर आप एक कंट्री पे जो है ना राज़ी नहीं है तो आप दूसरी कंट्री भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर आप ऐड करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आप लोगों के लिए। तो कोशिश करें कि बेहतर मेरे हिसाब से ये है कि आप जिस कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसी कंट्री का जो ट्रैवल प्लान है वो आप वीज़ा ऑफिसर को दे दें कि मैं सिर्फ आपकी कंट्री घूमने के लिए आ रहा हूँ। अगर वो आप नहीं दे सकते तो साथ में एक कंट्री और भी ऐड कर सकते हैं जो बिल्कुल नियर बाय हो। तो ये एक और टिप हो गया आप लोगों के लिए। अच्छा, जब ये वीज़ा आप लोगों को मिल जाए तो आपका दिल सारे यूरोप में घूमने का चाहता है तो आप सारे यूरोप में भी घूम सकते हैं, किसी भी कंट्री में भी जा सकते हैं, लेकिन शुरू में वीज़ा हासिल करने का जो पेज होता है इसमें आप लोगों ने ये टिप्स जो है ना लाजमी अपने वीज़ा एप्लीकेशन के प्रोसेस में शामिल करने हैं। अच्छा, वीज़ा ऑफिसर को आप लोगों ने अपने कवर लेटर में प्रॉपर प्लान देना होता है। जब आप ट्रिप करते हैं किसी भी कंट्री का तो जो आप प्लान बनाते हैं उस पे आप लोगों ने बहुत सारा वर्कआउट करना है, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है कि आप लोगों ने जो है ना हर दिन की एक्टिविटी की डिटेल आप लोगों ने वीज़ा ऑफिसर को देनी होती है कि जब वीज़ा ऑफिसर आपकी जो ट्रैवल एटनरी है और आपका जो कवर लेटर है जब वो उसके सामने आता है तो वो देख लेता है और वो उसको आप लोगों ने इम्प्रेस करना होता है कि आपने प्रॉपर होमवर्क किया हुआ है इस कंट्री को विज़िट करने के लिए और आपके पास काफ़ी सारी मालूमात है, आपको जगहों का पता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करती है, एक वीज़ा अप्रूवल में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इन चीज़ों का। अच्छा, कवर लेटर का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे दिया हुआ है। वो एक सिंपल कवर लेटर है, तुर्की वीज़ा के लिए मैंने किया था, वो आप यूरोप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो एक और वीडियो भी मैं बनाऊंगा कवर लेटर पे, जो मैंने बहुत एक कवर लेटर बनाया हुआ है जो बहुत डिटेल में है और ज़्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में है, लेकिन उसमें कुछ सेक्शंस मैंने ऐड किए हुए हैं। उसमें मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। तो उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसको जो है ना आप लोग बाद में देख सकते हैं, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर लूँगा। अभी मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की। उसमें मैंने 3 सेक्शन बनाए हैं। एक आपका सिंपल कवर लेटर है जिसमें आपने वीज़ा ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया हुआ है और अपनी जो है ना सिंपल वर्ड्स में कि मैं आपकी कंट्री घूमने के लिए आ रहा हूँ और मेरा ये नाम है, पासपोर्ट नंबर ये है, ये सारे डिटेल आपने दिए होते हैं। उससे जो इसमें जो बाकी चीज़ें हैं, जो ट्रैवल एटनरी है, वो मैंने एक अलग पेज पे बनाई हुई है। तो ट्रैवल प्लान मैंने अलग दिया हुआ है और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है वो मैंने अलग बनाया हुआ है। ये कवर लेटर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वो आप लोगों के साथ मैं इस चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग इस फॉर्मेट को
देखना चाहते हैं और इसको हासिल करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने इस वीज़ा के लिए जो चेकलिस्ट होता है, जो रिक्वायर्ड एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स की जो चेकलिस्ट होता है, वो आप लोगों ने सबसे पहले VFS ग्लोबल के वेबसाइट से या गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। जो स्टैंडर्ड चेकलिस्ट होता है वो आप लोगों ने स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। अगर इस चेकलिस्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया, आप लोगों ने अपने वीज़ा एप्लीकेशन में नहीं लगाया, तो स्ट्रेट अवे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। दूसरा, वीज़ा फॉर्म पे मैं बात करूँगा कि जब आप वीज़ा फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके फ़िल करने के होते हैं, जो आपके साथ रेलेवेंट होते हैं, तो वो आप लोगों ने लाजमी फ़िल करने हैं। और इसमें ऐसी कोई चीज़ जो है ना जो आपके साथ रेलेवेंट है वो नहीं छोड़ना। अगर आपने एक सेक्शन छोड़ा जो आपको आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ रेलेवेंट है, आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और वो टूरिस्ट के लिए वो वही सेक्शन बना हुआ है और आप लोगों ने वो फ़िल नहीं किया, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फ़िल करने में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अगर आप ख़ुद फ़िल नहीं कर सकते तो किसी जो है ना प्रोफेशनल कंसल्टेंट से आप हेल्प ले सकते हैं, या आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं, गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, इस वीज़ा के लिए एक और टिप मैं आप लोगों को दूंगा कि जब आप इस वीज़ा एप्लीकेशन के अप्लाई करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप पैसे खर्च करते हैं। उसमें से आपका होटल है, उसमें से आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है, और इसके अलावा आपकी फ़्लाइट रिज़र्वेशन है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप होटल बुक करते हैं तो होटल जो है ना सबसे चीपेस्ट होटल आप बुक ना करें, दरमियाने टाइप का होटल आप बुक करें। क्योंकि गरीबों वाला काम जो है ना वो आप ना करें, उनको ऐसा शो करें कि बस मैं एक रीज़नेबल बंदा हूँ और रीज़नेबल ख़र्चा करना चाहता हूँ। तो एक रीज़नेबल मिसाल के तौर पर अगर आप booking.com पे जाते हैं और वहाँ पे एक होटल है जो जिसकी पर नाइट स्टे जो सबसे कम है वो है 4000 रुपीज़, ठीक है, और जो दरमियाने टाइप का है उसकी 8000 है, और जो उससे ऊपर है वो है कोई 15000 या 20000। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो 8000 या 10000 वाला है आप उसको सेलेक्ट कर ले। तो ये एक रीज़नेबल अमाउंट है और आप लोग इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। वो गरीबों वाला काम ना करें कि आप लोग जो है ना सबसे चीपेस्ट होटल बुक करें, सबसे चीपेस्ट जो है ना आप लोग ट्रैवल इंश्योरेंस ले लें, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए भी उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है 30,000 यूरो। तो 30,000 यूरो से कम आपका ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। तो जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताया, तो आप लोग ये जो एक्सपेंसेस है होटल की, जो ट्रैवल रिज़र्वेशन है, या आपका जो डे टू डे वहाँ पे एक्सपेंसेस का ख़र्चा है, तो वो आप अपने बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से रखें, और बैंक में जो पैसे आपके पड़े होंगे वो भी उससे दुगना या 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए। चूँकि ये वीज़ा यूरोप का जो वीज़ा है ये सारा डॉक्यूमेंट बेस है, तो आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स पे बहुत ज़्यादा काम करना है। डॉक्यूमेंट्स में मैं आप लोगों को एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, वो है आपकी होम कंट्री के साथ सोशल टाइज़। जो स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज़ है वो आप लोगों ने इस वीज़ा के लिए वीज़ा ऑफिसर को शो करने पड़ते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज़ में मैंने पहले भी वीडियोस में इसका ज़िक्र किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज़ जो होती है वो आपकी जो जॉब है वो हो सकती है, वो आपका बिज़नेस हो सकता है, और डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में आप लोगों ने उनको ये दिखाना होता है कि मेरे अपने होम कंट्री में बहुत मजबूरियां हैं, मेरे यहाँ पे बिज़नेस है, मेरी फैमिली है, तो आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा आप मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, प्लाट हो, और उसकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ भी आप इसके वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं। तो ये जो है ना आपका केस स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और आपकी वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बढ़ा देते हैं। वीज़ा ऑफिसर को ये लगने लगता है कि ये बंदा जो है ना वहाँ पे रहने वाला नहीं है, ये लाजिम वापस आएगा, क्योंकि यहाँ होम कंट्री में इसकी काफ़ी मजबूरियाँ हैं। तो वो इन चीज़ों को अधूरा छोड़ के वहाँ पे कोई 1000 या 800 यूरो का जॉब जो है ना अपने लिए नहीं ढूंढेगा। तो ये चीज़ जो है ना आप लोगों ने करना है, स्ट्रॉन्ग टाइज अपने होम कंट्री के साथ शो करने होंगे। एक और चीज़ मैं आप लोग बताना चाहता हूँ इस वीज़ा के हवाले से कि 30,000 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ट्रैवल इंश्योरेंस की। तो कोशिश करें कि ट्रैवल इंश्योरेंस आप 30,000 से ज़्यादा कर लें, 50,000 यूरो का कर ले या 40,000 का कर ले, या अगर डॉलर्स में हो तो $1,00,000 भी आप कर सकते हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस का अच्छा पैकेज ले, उसमें जो बेसिक पैकेज होता है, जो
मीडियम होता है और एक जो एडवांस टाइप का होता है ना, जिसमें जिसका प्राइस ज़्यादा होता है और उसमें बेनिफिट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो मैं आप लोगों को हाईएस्ट वाला नहीं बता रहा, लेकिन एटलीस्ट वो मीडियम टाइप वाला जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है वो आप लोग ज़रूर लें। अच्छा, तो ये थे सारे टिप्स जो मैंने आप लोगों को इस वीज़ा एप्लीकेशन के हवाले से दिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ समझ आ चुका होगा और बहुत नॉलेज मिली होगी इन चीज़ों से। और नेक्स्ट टाइम अगर आप इस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप लोगों का एप्लीकेशन ऑलरेडी आप लोगों ने डाला हुआ है, तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि आप लोगों ने इन चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें अपनी एप्लीकेशन में सबमिट की हुई है या कौन सी चीज़ें आप लोगों ने मिस की हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस तरह की और भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहूँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।